कि जिन लोगों के हाथ में इस वक्त हथकड़ियां होनी चाहिए उनके सरों पे ताज लगा दिए गए। महंगाई तो इशू नहीं था, इशू तो ये था कि अगर इमरान खान को जाने दिया जाता तो 15 साल इसने हुकूमत करनी थी और हम सब ने जेल में होना था। पाकिस्तान को दिवालिया उन लोगों ने किया जो 1976 से लेकर 2022 तक इस मुल्क में हुक्मरान थे। पाकिस्तान अभी मुश्किलात से बाहर नहीं आया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। आज बात होगी इमरान खान अपने मकसद से किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ बेतुके बयानात से बाज नहीं आए। लाहौर हाई कोर्ट की मुनहरिफ अराकीन निकाल कर दोबारा वज़ीर आला का इंतखाब करवाने की तजवीज़। शुजात हुसैन ने हमजा पर बिजली गिरा दी। लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज की कहानी की जानिब। एक बादशाह ने ऐलान किया कि जो शख्स झूठ बोलते हुए पकड़ा गया उसको 5 दिनार जुर्माना होगा। लोग एक दूसरे के सामने भी डरने लगे कि अगर झूठ बोलते हुए पकड़े गए तो जुर्माना न हो जाए। अच्छा, उधर बादशाह और वजीर भेस बदलकर शहर में घूमने लगे। जब थक गए तो आराम करने की गर्ज से वो एक ताजिर के पास ठहर गए। ताजिर ने दोनों को चाय पिलाई। बादशाह ने ताजिर से पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? ताजिर ने जवाब दिया कि 20 साल। बादशाह ने फिर पूछा कि तुम्हारे पास दौलत कितनी है? ताजिर ने कहा कि 70,000 दिनार। बादशाह ने पूछा कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं? ताजिर ने जवाब दिया कि मेरा एक ही बच्चा है। अच्छा, वापस आकर बादशाह ने सरकारी दफ्तर में ताजिर के कवाइफ और जायदाद की छानबीन की तो हकीकत उसके बयान से मुख्तलिफ निकली। बादशाह ने ताजिर को दरबार में तलब किया और वही 3 सवालात दोहराए। ताजिर ने वही जवाब दिए। बादशाह ने वजीर से कहा कि इस पर 15 दिनार जुर्माना आयद कर दो और सरकारी खजाने में जमा करा दो, क्योंकि इसने तीनों जो जवाब में गलत दिए झूठ बोले हैं। अच्छा, बादशाह ने बात को जारी रखते हुए कहा कि सरकारी कागजात में तुम्हारी जो उम्र है वो 35 साल है। तुम्हारे पास 70,000 दिनार से ज़्यादा की रकम है और 5 लड़के हैं, तुम्हारे 5 बच्चे हैं। ताजिर ने कहा कि जी बादशाह सलामत, ज़िंदगी के 20 साल ही नेकी और ईमानदारी से गुजरे हैं। मैं उसी को अपनी उम्र समझता हूँ, यानी 20 साल जो मैंने ईमानदारी से गुजारे। ज़िंदगी में 70,000 दिनार मैंने एक मस्जिद की तामीर में खर्च किए, उसी को मैं अपनी दौलत समझता हूँ। और 4 बच्चे नालायक और बदअखलाक हैं, एक बच्चा अच्छा है, तमीज़दार है, उसी को मैं अपना बच्चा समझता हूँ। ये सुनकर बादशाह ने जुर्माने का हुक्म वापस ले लिया। ताजिर से कहा कि हम तुम्हारे जवाब से बहुत खुश हुए। वही वक्त बेहतरीन है जो नेक कामों में गुजर जाए। दौलत वही काबिल एतबार है जो अल्लाह की राह में खर्च हो, और औलाद वही है जिसकी आदतें नेक हों। नाज़रीन, कहानी में नेकी की अहमियत को बताया गया है। अब बात अगर सियासत की करें तो इमरान खान खुद भी नेकी की राह पर चल रहे हैं और वो अपनी आवाम को भी नेकी के रास्ते पर चलाना चाहते हैं। हाँ, ये एक तल्ख हकीकत है कि नेकी का जो रास्ता होता है वो मुश्किल होता है। कई कांटे, कई रुकावटों के जाल इस रास्ते पर इंसान को मुश्किल में मुब्तला कर देते हैं, लेकिन नेकी के रास्ते पर चलने वाले साबित कदम रहते हुए एक ना एक दिन अपने मकसद को हासिल कर ही लेते हैं। जैसे इमरान खान साहब की जो मंजिल है अवाम और मुल्क को रिलीफ देना, और वो इस मकसद के हुसूल के लिए हर तरह का ख़तरा, हर तरह की तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहे हैं। इन हालात में उनकी जान को शदीद नौयत के ख़तरात हैं, लेकिन कप्तान को अपनी जान की ज़रा बराबर भी परवाह नहीं है और वो बैरूनी साजिश रचाने वालों और उनके आलाकारों को मुसलसल बेनकाब करते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद पाकिस्तान को बुलंदियों तक पहुँच, कौम को खुद मुख्तार और आज़ाद कौम बनाना। और आज भी इमरान खान ने कौम के सामने तमाम हक़ाइक़ रखे। क्या कहना था खान साहब का, ज़रा सुनिएगा। सुना आपने इमरान खान साहब को, वो एक बार फिर से बैरूनी साजिश का भांडा फोड़ते हुए नजर आए हैं। उन्होंने अपनी हुकूमत बदलने के हवाले से पैसा चलने का भी जिक्र किया है। इमरान खान ने हुकूमत को तजर्बाकारी का ताना दिया, कहा कि ये लोग महंगाई पर कोई मनसूबाबंदी करने नहीं आए थे, ये मईशत ठीक करने नहीं आए थे, ये इदारे तबाह करने आए थे ताकि इनके करप्शन केसेस ख़त्म हो जाएँ। ये लोग सिर्फ एनआरओ चाहते थे। अच्छा, इमरान खान की एक बात दुरुस्त है कि मौजूदा हुकूमत ने अवाम को गुस्सा इसलिए दिलाया क्योंकि इस हुकूमत ने लोगों का जहन तैयार किया हुआ था कि जी इनके आते ही पता नहीं क्या हो जाएगा, दूध शहद की नहरें बह जाएंगी, आते साथ ही महंगाई को कम कर देंगे, लेकिन उन्होंने महज अवाम को धोखा दिया है। अच्छा, कप्तान ने इस बात की निशानदेही भी की है कि 2 महीने में इन लोगों ने बेपनाह महंगाई कर दी। लोड शेडिंग जो पहले नहीं हुआ करती थी, इन्होंने अब अचानक से लोड शेडिंग शुरू कर दी है। और इमरान खान साहब ने हुकूमत को आईना दिखाते हुए कहा है कि इन लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश की है, लेकिन इक़्तिदार में आकर इनकी कारकर्दगी सिफर रही है। अच्छा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का भी IMF से पाला पड़ता रहा है।
3.5 साल तक तहरीक इंसाफ IMF के प्रोग्राम पर काम करती रही है और IMF इमरान खान को भी कीमतें बढ़ाने का दबाव डालता रहा, लेकिन इमरान खान ने तमाम दबाव को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया और IMF के तमाम तर बावजूद इमरान खान साहब ने पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ने नहीं दी। अब इमरान खान ने आज भी 2 जुलाई को हुकूमत और महंगाई के खिलाफ पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है और इमरान खान साफ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं क्योंकि वो कौम को खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब सिर्फ मुल्क और कौम को खुद मुख्तार बनाने का नाटक कर रहे हैं। सुनिएगा। सुना आपने शहबाज शरीफ साहब को। अच्छा, इंसान अगर समझदार हो ना तो वो अपनी गलतियों से सीखता है, ख़ास तौर पे जब इंसान को किसी वजह से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा हो। वो शाऊर रखने वाला जो इंसान होता है, समझ रखने वाला शख्स होता है, सोचता ज़रूर है कि आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी वजह से उसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन आफरीन है हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब पर जो उल्टे सीधे बयान देने से बाज नहीं आते हैं और इन बयान पर शहबाज शरीफ साहब को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता है। जैसे कि शहबाज शरीफ साहब ने कुछ अर्सा पहले एक बयान दिया था कि भीख मांगने वाले कभी किसी चीज़ का इंतखाब नहीं कर सकते, जिस पर उन्हें अवाम ने आड़े हाथों लिया था। लेकिन इसके बावजूद आज भी उन्होंने अपने इस बयान को दोहराया और साथ कौम की खुद मुख्तारी की भी बात कर दी। अब लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को समझ ही नहीं आ रही कि उन्होंने कहना क्या है, करना क्या है। शहबाज शरीफ साहब, आप कौम की खुद मुख्तारी पर तो समझौतों पर समझौते करते चले जा रहे हैं और फिर ऐसे बयान दे रहे हैं आप, और कौम के मोराल को, उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट, उस पर बाकायदा आप हमले कर रहे हैं। आपने कौम को अपने मुफाद के लिए झुकाने की तो बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन भला हो इमरान खान का जो कौम को किसी सूरत झुकने नहीं दे रहे हैं। अब हुकूमत का एक एक अमल, हुकूमत के जो मकासद हैं उसको अयां कर रहा है। शहबाज शरीफ साहब, आप किस खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं? कौन सी खुद मुख्तारी? आप तो खुद इमरान खान के बकौल गुलामी के ज़रिए इक़्तिदार पे पहुँचे हैं और आप लोग बैरूनी कुव्वतों के आगे झुककर उनका हर हुक्म पूरा करते हैं और इस हुकूमत को पूरा करने के लिए आप आवाम के सुख, आराम, सुकून का खून करने पे तुले हुए हैं। अच्छा, एक और ज़रा लतीफ़ा सुन लीजिएगा शहबाज शरीफ साहब का। वो कहते हैं कि जी वो सुपर टैक्स से जमा होने वाला जो पैसा है ना, वो ज़ाया नहीं होने देंगे। सुपर टैक्स से जमा होने वाला पैसा ज़ाया नहीं होने देंगे। मेरे ख्याल से बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे इन्होंने अवाम के करोड़ों अरबों रुपए अपने गैर मुल्की दौरों की तशहीर करके ज़ाया किए, वैसे ही वो इस हासिल करदा टैक्स को भी ऐसे ही अपनी शाह खर्चियों पर लगा देंगे, लेकिन ज़ाया नहीं होने देंगे। इस्तेमाल कर लेंगे जहाँ करना होगा, ज़ाया नहीं होने देंगे। बिल्कुल दुरुस्त कहा शहबाज शरीफ साहब, और हमने मान लिया। अब वो दिन चले गए हैं जब कौम आपकी बातों में आ जाया करती थी, आप जो कहते थे मान लेते थे, आप लोग इमरान खान को ताने देते थे, लेकिन अब सब कुछ आप पर ही उल्टा पड़ रहा है। आप लोगों की नाअहलियाँ, नाकामियाँ खुल खुल कर अवाम के सामने आ रही हैं और आप इन नाकामियों को छुपाने के लिए अब मिफ्ता साहब की कुर्बानी देना चाहते हैं ताकि आप लोग अवाम में ये तासुर है कि जी हुकूमत और मईशत को ठीक करने के लिए कितनी संजीदा है। देखिए, हमने मिफ्ता साहब की कुर्बानी दे दी, लेकिन अवाम आपकी अभी जो रिवायती हरबे हैं ना, इनसे तंग आ चुकी है। वैसे अवाम तो मिफ्ता साहब के ना रोज़ रोज़ के रोने धोने से भी बहुत तंग आ चुकी है। क्लिप होगा, ज़रा मिफ्ता साहब को चलाइएगा। ने मिफ्ता साहब को, अब ये बात सबको पता है तकरीबन कि मिफ्ता साहब की जो कारकर्दगी है वो ना होने के बराबर है। अगर मैं सिफ़र कह दूँ, ज़ीरो कह दूँ, अंडा कह दूँ तो गलत नहीं होगा। और वो अच्छे वज़ीर ख़ज़ाना, अगर एक जुमले में कहा जाए, ये अच्छे वज़ीर ख़ज़ाना साबित नहीं हुए हैं, लेकिन अपनी नाकामियों को, नाअहलियों को छुपाने के लिए पिछली हुकूमत पे ज़िम्मेदारी डालते चले गए और ख़ुद को हर किस्म की ज़िम्मेदारी से आज़ादी देने की एक नाकाम कोशिश करते चले गए। अच्छा, ये भी मुमकिन है कि मिफ्ता साहब की जो नाकामी है और नाअहली है, ज़रा ये भी गौर कीजिएगा आप कि जो इनकी नाकामी है, इनकी नाअहली है, निकम्मापन है, नालायकी है, जो भी कह लें, इसकी वजह शहबाज शरीफ साहब हों। क्योंकि एक बात तो सब जानते हैं कि मिफ्ता साहब मुआशी लिहाज से खुद से तो फ़ैसला नहीं ले सकते ना, और यकीनी तौर पे मिफ्ता साहब वज़ीर-ए-आज़म से डिक्टेशन ले रहे हैं और उन्हीं के कहने पर मईशत की तबाही कर रहे हैं। और ऐन मुमकिन है कि मिफ्ता साहब डिक्टेशन से तंग आ गए हों और उन्हें अपने बदले जाने का खदशा भी लाहक हो गया हो, क्योंकि इन दिनों आपको पता है साग डार साहब की वापसी और मिफ्ता के रुखसत हो जाने की खबरें बड़े ज़ोर शोर से गर्दिश कर रही हैं, और इसी वजह से मिफ्ता साहब शहबाज शरीफ और अपनी हुकूमत से बेजार नज़र आ रहे हैं। अच्छा, आज शहबाज शरीफ साहब ने खुद मुख्तारी की जो अहमियत पर जब रोशनी डाली तो मिफ्ता साहब ने उनकी उस रोशनी में अपने बयान से बड़ा अंधेरा डाल दिया। क्या कहा मिफ्ता साहब ने, ज़रा सुनिएगा। मिफ्ता साहब फरमाते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म और उनके बेटों की फैक्ट्रियों पर भी सुपर टैक्स लगाया है। अगर आप टैक्स नहीं दे सकते और अगर दूसरे ममालिक से कर्ज़े लेने हैं तो फिर खुददारी की बात ना करें। अब इस बयान से बड़ा क्लियर है कि जी मिफ्ता साहब ने ये बयान अपनी ही हुकूमत में मौजूद लोगों के ख़िलाफ़ दे दिया है, और मिफ्ता साहब के इस बयान से साफ नज़र आ रहा है कि जैसे वो शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि अगर टैक्स नहीं देना, कर्ज़ लेने हैं, तो फिर खुद मुख्तारी की बातें आपके मुँह से अच्छी नहीं लगती हैं।
और वैसे भी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत अपने हरीफों की खुद मुख्तारी और हमला कर रही है, जिसका पोल तहरीक इंसाफ के रहनुमा खोल रहे हैं। ये ज़रा सुनिएगा। जी सुना आपने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, हमाद अज़हर और महमूद रशीद साहब हुकूमत के जो ओछे हथकंडे हैं उनका जिक्र कर रहे थे कि कैसे झूठे मुकदमात बनाकर ये तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात से दूर किया जा रहा है। लेकिन आप ये देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, इनकी बॉडी लैंग्वेज से भी अंदाज़ा लगा रहे होंगे जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं इनके हौसले बुलंद हैं और ये भरपूर तरीके से ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। अब जाहिर है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ के रहनुमा को मुकदमात में क्यों उलझा कर रखना चाहती है, इसलिए क्योंकि इस ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ का ग्राफ बहुत ऊपर नज़र आ रहा है और हमजा शहबाज को अपनी कुर्सी जाने का खौफ भी खाए चला जा रहा है। और खौफ हो भी क्यों ना, पहले लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया और ये 5 मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ के हिस्से में आनी है, जिससे पार्टी की अक्सरियत यकीनी तौर पर पंजाब में बढ़ जाएगी। और अब लाहौर हाई कोर्ट ने मुनहरिफ अराकीन को निकाल कर दोबारा वज़ीर आला पंजाब के लिए वोटिंग करवाने की भी बात कर दी है और रोने धोने वालों को वाज़े पैगाम दे दी है। और दूसरी अहम बात यह कि हमजा जिन पर तकिया किए हुए थे वो पत्ते हवा देने लगे हैं। हमजा कोई उम्मीद थी कि चौधरी शुजात हुसैन और उनके साथी इनको वोट देंगे, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन ने अपने ताज़ा बयान में हमजा को वोट देने की तरदीद कर दी है और अब हमजा की वज़ारत आला यकीनी तौर पर ख़तरे में पड़ गई है। अच्छा, शुजात हुसैन कहते हैं कि मैं साफ अल्फाज हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही ही वज़ीर आला पंजाब के लिए हमारे उम्मीदवार हैं। हमारे अरकान चौधरी परवेज़ इलाही को ही वोट देंगे। अफवाहें फैलाकर हमारे किसी रुकन असम्बली को गलतफहमी में डालने की कोशिश ना की जाए। अच्छा, चौधरी शुजात हुसैन की तरह शेख रशीद भी हुकूमत की सारी गलतफहमियाँ दूर कर रहे हैं अपने मखसूस अंदाज में। ज़रा सुनिएगा। सुना आपने शेख साहब को। शेख साहब ने दुरुस्त कहा है कि इस हुकूमत की बेवकूफ़ियों की वजह से इमरान खान की मकबूलियत पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई है और हुकूमत की बेहतरी इसी में कि वो जल्द से जल्द नए इलेक्शन करवा दे और जो कुछ चल रहा है ये सिलसिला फ़ौरन बंद किया जाए। बहुत हो गया, वैसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इमरान खान ने बहरानों से निकलने का वाहिद हल बता दिया है। वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि जो मुश्किल फ़ैसले करने थे कर लिए हैं और हमजा शहबाज की वज़ारत आला ख़तरे में पड़ गई है। सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ ओन अब्बास साहब। ओन साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ओन अब्बास साहब, इमरान खान ने कहा है कि मईशत को ठीक करने का एक ही तरीका है, जरदारी और शरीफ ख़ानदान के बाहर पड़े अपने जो अरबों डॉलर हैं पाकिस्तान ले आएँ तो माशी बहरान से निकल सकते हैं। तो कौन लाएगा ये पैसे पाकिस्तान में और कैसे लाएंगे, ये बड़ा सवाल। ये लोग दोबारा हुकूमत में हैं तो कैसे देखते हैं, कैसे ये होगा? डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा आयरनिक तो यही इशू है ना कि चोर को खुद रखवाली पे बिठा दिया गया। अब क्या उसने रखवाली करनी है? तो ऑब्वियसली खान साहब का जो पॉइंट है बड़ा क्लियर है कि इस वक्त जनरल इलेक्शन में जाना चाहिए, अवाम का वोट एक मैंडेट होना चाहिए और मैंडेट के बाद जो हुकूमत मुंतखब होगी उसको फिर आके फैसले करने चाहिए। जो लोगों ने खुद पिछले 70 साल में चोरियां की, अब आप ये देखें कि जिस दिन शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला बने हैं शहबाज शरीफ, उस दिन लाहौर हाई कोर्ट गए तो वो लाहौर हाई कोर्ट नहीं गए, एडवोकेट जनरल ने जाके दरखास्त दी है कि वज़ीर आज़म क्योंकि अब वो बन चुके हैं इसलिए वो हाई कोर्ट में हाजिर नहीं होंगे। 3 दिन के बाद हमजा की पेशी थी, उसने उसमें लिख के दिया जो एडवोकेट जनरल पंजाब है क्योंकि वो वज़ीर आला बन चुका है इसलिए वो पेश नहीं होगा। उसके कुछ 4 दिन बाद मरियम नवाज शरीफ की उम्रे के लिए दरखास्त आ गई कि मैंने उम्रे पे जाना है, मुझे पासपोर्ट इशू किया जाए, तो 3 जजेस के पैनल ने उसको सुनने से इनकार कर दिया। तब ये कितना ही बदकिस्मत किस्म का मुआशरा बन चुका है कि जिन लोगों के हाथ में इस वक्त हथकड़ियां होनी चाहिए उनके सरों पे ताज लगा दिए गए। इससे ज्यादा बदकिस्मत और क्या कौम हो सकती है? एंड आई एम श्योर कि खान साहब की जो विशफुल थिंकिंग है, अल्लाह करे ये लोग जो सुन रहे हैं वो सुन सके, बट आई कैन अश्योर यू इस वक्त पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन के अलावा और कोई रिजल्ट नहीं। इतनी बेहतरीन कौम इकॉनमी चल रही थी, डिप्लोमेटिकली दुनिया में हमारी एक इज्जत थी, यानी कि आपके डिप्लोमेटिक टाइज भी थे इंटरनेशनली, जो ग्लोबल एक बड़ी बड़ी जो बड़ी नेशंस हैं वहां पे आपकी एक इज्जत भी थी। सिर्फ एक अमेरिका सरकार के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे जिसके साथ मिलके इन्होंने एक तमाशा लगाया, महंगाई का ड्रामा रचाया और साजिश के हमें फारिग कर दिया। आज इनसे पूछो कि हजूर वो महंगाई किधर गई, तो कहते हैं महंगाई इशू नहीं था। क्या कहते हैं खुर्रम दस्तगीर साहब? महंगाई तो इशू नहीं था, इशू तो ये था कि अगर इमरान खान को जाने दिया जाता तो 15 साल इसने हुकूमत करनी थी और हम सब ने जेल में होना था। सो हकीकत तो यही है कि अगर खान साहब 1 साल और रह जाते तो इन्हें जेल में होना था। और जिस किस्म की इकोनॉमिक पॉलिसीज आ रही थी,
आप अपने रिजर्व्स को देखें, आप अपने इंडस्ट्रीज को देखें, कंस्ट्रक्शन को देखें, एग्रीकल्चर ज़राअत को देखें। यकीन जानिए बीबी, आज ये हालात है कि ट्यूबवेल चलाने के लिए डीजल के पैसे नहीं, और अगर पैसे हैं तो ट्यूबवेल चला ही नहीं सकते, ट्रैक्टर नहीं चल सकता। यकीन जानिए ज़रूरी इजनास इस वक्त रुल रही हैं, और मैं तो हैरान हूँ उस अवाम पे, मैं खुद परेशान हूँ कि 100 रुपया लीटर बढ़ चुका है। आखिर ये अवाम ने मतलब ये चाहते क्या लोगों से? लोग खुदकुशियां करेंगे, लोग खुद को आग लगाएंगे। मैंने अभी जो हमारा कैमरामैन आया था अभी टॉक शो से पहले, मैंने उसे कहा अब गुर्बत गुनाह नहीं है, अब सफेद पोशी गुनाह बन चुका है। हर वो शख्स मिडिल क्लास में रहता है, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए, जिसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जो घर में एक एसी चलाता है, जो एक छोटी सुजुकी कार रखता है, वो पेट्रोल कैसे डलवाएगा, वो बिजली का बिल कैसे भरेगा, वो स्कूल फीस बच्चों की कैसे भरेगा? ये सफेद पेशी का भरम रखना बीबी इस वक्त सबसे बड़ा हमारा जुर्म बन चुका है। और मुझे समझ नहीं लग रही उन लोगों की जिन्होंने फैसला करना है कि इन नाअहलों को, इन ऐसे चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। माफ इस अवाम को, हमें अपनी मर्जी का फैसला करने दें। जिस तरीके से कौम जा रही थी, काश हमें वो दिन वापस लौटाएं ताकि अवाम की सांस में सांस आ सके। अच्छा ओमन अब्बास साहब, आप मुसल्लत करने की बात कर रहे हैं, एक और शख्सियत जो हैं वो भी वापस आ रही है, मईशत पे उनको मुसल्लत किया जा रहा है। मईशत को सही करने के लिए नून लीग ने जो फैसला किया है कि जी इसहाक डार साहब को वापस बुला रहे हैं। अच्छा, वो इसहाक डार साहब जिनकी अपनी जायदाद अदालत ने जब्त की हुई है, अब वो आएंगे, आकर वज़ीर ख़जाना बनेंगे, मईशत को ठीक करेंगे, नून लीग को बड़ी उम्मीदें उनसे, क्या कहेंगे? बीबी, मैंने जैसे पहले कहा ना कि जिनके हाथ में हथकड़ी होनी चाहिए थे वो हमारे इस वक्त जो है ना हुक्मरान बनाए जा चुके हैं। तो चेहरों की तब्दीली से फर्क तो नहीं पड़ने लगा क्या? मिफ्ता इस्माइल सुनाया करते थे कि जी एक आइंस्टाइन आएगा और पाकिस्तान की इकॉनमी को उठा के जापान बना देगा। 2.5 महीने में हमारी इकॉनमी का ये हाल है, हम डिफॉल्ट की बातें शुरू हो गए। आप डॉक्टर साहब अपने दिल से पूछ के बताइए, जिस वक्त हमारी हुकूमत मार्च में थी, कहीं कोई डिफॉल्ट की बात हुई थी? हम 10 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ाते थे और ऐसे अजाब होता था, क्या कर दिया? और हम सारी शाम को टॉक शो पे ये माफिया मांगते रहते थे, यार सिर्फ 10 रुपए लीटर है, इंटरनेशनल कीमत बढ़ गई है, हमें माफ कर दीजिए। आज 100 रुपए लीटर बढ़ाते, वो कहते हैं मिफ्ता की जगह। अभी मजे की बात ये कि राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट आई है जिस दिन वो अच्छा, उनको भी मलबा आप लोगों पे फेंक देते हैं कि आप लोगों की वजह से इनको ये मुश्किल फैसले करने पड़े, वो भी दिल पे पत्थर रख के, यानी अवाम से बड़ी हमदर्दी है और जो फैसला किया जाता है दिल पे पत्थर रख के किया जाता है, और वो फैसला करने की जो वजह बैकग्राउंड में बताई जाती है, पीछे आप लोगों की हुकूमतें करके चली गई। डॉक्टर साहब मजे की बात है, फिर ऐसी कौन सी तकलीफ आई थी अगर हमारी वजह से? वो मैं एक बार सवाल पूछता हूँ कि अगर हमारे ही IMF के जो मुआहदे थे, आने की जल्दी तो सही भी करें अब, तो हमें निभाने देते, हम खुद ही पूरी जो तकलीफ थी हम ही बर्दाश्त कर देते। आपने पूरे मुल्क का बट्ठा बिठा दिया, और यकीन जानिए ये शर्मनाक है। 4 साल से एक शख्स मुल्क से बाहर है, यहाँ की अदालतों को मुंह चढ़ा के वापस चला गया है, सजा से दौड़ चुका है। लाहौर की जो उसकी जायदाद है वो गिरवी है, वो बिकने वाली है, उसको उठा के हमारा वजीर खजाना, यकीन जानिए हम दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल रह जाएंगे। मतलब ये कौन सी कौम है जिसमें कहा जाता है इसने 10 अरब रुपया लूट लिया है, आप उसको बिठाते नहीं थी, इसको बिठा के फौरन हमारा वजीर खजाना बढ़ा दे। यार माफ कर दे, हमसे पता नहीं कौन सी गलती हुई है। जो लोग इस बात के ऊपर मुतमईन है और इत्मीनान के साथ बैठे, मैं उनसे माफी मांग लेता हूँ कि यार इस कौम को माफ कर दे, इनका फैसला इनको तक यकीन जानिए मैं आपको बता नहीं सकता। पेट्रोल पंप पे जाके बीबी यकीन जानिए हम जैसे सफेद पोशों को पता चलता है कि यार 5000 रुपए का पेट्रोल चलाए मुल्तान शहर में, 2-3 घंटे बाद वो खत्म हो जाता है। गरीब का बनेगा क्या? अभी उस वजीर खजाना एक नया लेके आइंस्टाइन लेके आ रहे हैं, उसने क्या करना है जो मिफ्ता इस्माइल करना है। सो चेहरों की तब्दीली से फर्क नहीं पड़ने लगता। ये अवाम अगर होगी तो वो तब्दीली अवाम के मैंडेट से आएगी, किरदार की तब्दीली से आएगी। और यकीन जानिए अब तो लोग ये कहते हैं काश इमरान खान का दौर वापस आ जाए। हमसे पता नहीं कौन सी गुनाहों की सजा हुई कि उस वक्त हम महंगाई पे 10 रुपए में इमरान खान का जो एहतसाब करते थे, हम 100 रुपए का इनका पूछ भी नहीं पा रहे। अच्छा, मिफ्ता इस्माइल साहब ये भी कह रहे हैं कि जी IMF पाकिस्तान को 2 किस्तें एक साथ देगा और अब मुल्क दिवालिया होने के खतरे से निकल चुका है, यानी बकौल मौजूदा हुकूमत के आप लोगों की वजह से मुल्क दिवालिया होने वाला था, और अब चूंकि ये लोग बड़ी एफर्ट कर रहे हैं बकौल इनके, तो इनकी वजह से मुल्क दिवालिया नहीं होगा। क्या कहेंगे? एक तो चीज थोड़ा सा फैक्ट ठीक कर लूं, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा IMF का लोन जरदारी गवर्नमेंट में 2008-9 में 10 अरब डॉलर लिया था। उसके बाद जो दूसरी अमाउंट थी, जो IMF लोन का जो दूसरा प्रोग्राम था, वो 2013-14 में नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने लिया, वो 6.5 अरब डॉलर का था।
और उसके बाद अगर वो कीमत जो IMF का डील थी वो हमारी हुकूमत में आई थी 2019 के आखिर में, वो 6 अरब डॉलर थी, और जिसमें से हमने अपने 3.5 साल दौर में सिर्फ 3 अरब डॉलर वसूल किए, और उसकी आखिरी किस्त हमें नवंबर 2021 में वसूली है, और हमारे हिस्से का 3 अरब डॉलर बकाया रहता है। यानी कि टोटल IMF का हमारी हुकूमत में जो हमने लोन लिया है वो सिर्फ 3 अरब डॉलर का था। अब उसके बाद इन्होंने 2 अरब डॉलर इस वक्त वसूल करना है, 1 अरब डॉलर और ले रहे हैं, और ये भी साथ कह रहे हैं कि बकाया पूरा 6 अरब डॉलर को दोबारा डिफाइन कर दें। अब आप अंदाजा लगाएं, 3.5 साल में हमने 3 अरब डॉलर लिया, और 3.5 महीने में ये 3 अरब डॉलर एक वसूल करेंगे, और 6 अरब डॉलर का टोटल लोन रीफाइनेंस करवाएंगे, यानी कि 9 अरब डॉलर की रीफाइनेंसिंग हो जाएगी। अब आप ये बताइए कसूरवार हम है ये क्या था? यानी कि जिस तरीके से शौकत तरीन साहब ने इमरान खान साहब की हुकूमत में पूरी फाइनेंस को संभाला, ये 2 अरब या 3 अरब डॉलर लेने के बाद ये लोग 9 अरब डॉलर लेके भी मईशत को संभाल नहीं पाएंगे। और अल्लाह से डर के कहता हूँ बीबी, जो जुलाई के एंड में और जो अगस्त में आप लोगों के बिजली के बिल आ रहे हैं, आज बिजली का यूनिट है 24 रुपए का, नेपरा ने इस वक्त अप्रूवल ले लिए शहबाज शरीफ से, ये यूनिट 40 रुपए का होने वाला है। अगर आपका औसतन घर का बिल 15,000 रुपए आ रहा था, जो कि इस वक्त जून में आया था, मैं आपको ये लिख के देने को तैयार हूं, उस वक्त 16 रुपए यूनिट की बिजली थी। जब ये 40 पे आएगी तो आपके घर का बिल 45 से 48,000 रुपए हो जाएगा, 15,000। उस वक्त अवाम के साथ बननी क्या है? मुझे तो ये समझ, ये इंतकाम आखिर हमसे क्यों ले रहे हैं? और ये इंतकाम उन तमाम सालों का ले रहे हैं जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने इस मुल्क से बाहर गुजारा है। ये अवाम से इंतकाम अपनी उस, वो कहते हैं उस जलालत का रह रहे हैं जो इन्होंने भोगी है लंदन में सफर करने के बाद। हम उनसे चाहते हैं हमें माफ कर दें, इस कौम को भी माफ कर दें। अच्छा, चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कहा है कि साफ अल्फाज में मैं कहता हूं कि परवेज़ इलाही ही हमारे उम्मीदवार हैं और हमारे अरकान चौधरी परवेज़ इलाही को वोट देंगे। अब लग रहा है कि हमजा शहबाज की हुकूमत तो खतरे में है। अच्छा, ये हमजा वाला इंशाल्लाह जो फैसला है कल सुबह 11 बजे पूरा फुल बैच बैठेगा। अल्हम्दुलिल्लाह 5 रिजर्व सीटों का फैसला तो हो चुका। अब सुबह जो फैसला होना है वो ये फैसला होना है कि जी हमजा ने जो अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो किस दिन लेना है। आई एम श्योर, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह कि सैनिटी विल प्रिवेल, जो हिकमत है वो उसका कल जो है ना वो उसका मुजाहरा किया जाएगा, और 17 जुलाई से पहले पहले इन सीटों का, इस इलेक्शन का जो कि हमजा का इलेक्शन है उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब इनके पास जो नंबर है वो 173 है, हमारे पास इन 5 सीटों के साथ जो नंबर है वो भी 172 173 हो ही जाएंगे। लेकिन कानून बहुत क्लियर है, अगर 186 सीटें जो कि सिंपल मेजॉरिटी बनती है पंजाब असेंबली की, कोई भी जमात फर्स्ट बैलेट पे नहीं ले पाएगी तो दूसरा बैलेट होगा, और अगर दूसरा बैलेट में भी वोट नहीं ले पाती तो गवर्नर को ये कहना पड़ेगा कि इस वक्त क्योंकि किसी पास मेजॉरिटी नहीं है इसलिए असेंबली तोड़ दी जाए और जनरल इलेक्शन का ऐलान करा दिया जाए। हैविंग सेड दैट, कल के दिन में अगर वो फौरी तौर के ऊपर इस वक्त रिस्टोर कर देते हैं इलेक्शन की डेट के हवाले से और 17 से पहले आ जाता है तो उस्मान बुज़दार इस वक्त इंटरिम सेटअप में जैसे वज़ीर आला थे वो बहाल हो जाएंगे। उसके बाद इमरान खान साहब ने फैसला करना है, और यकीनन हमारे चौधरी साहब हमारे जो है ना वो अलाइज हैं, उनसे मशवरे के बाद उनकी यहाँ पे 10 सीटें हैं, वो पहले भी हमारे उम्मीदवार थे, लेकिन पार्टी बैठेगी उनके साथ मुशावरत करेंगे और जो लीडरशिप का फैसला होगा वैसे ही करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया ऑन अब्बास आपके बाद। आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि IMF ने 7वें और 8वें किस्त को मिला दिया है और मुल्क की तारीख में पहली बार FBR की टैक्स वसूली 6,000 अरब रुपए तक पहुंच गई है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर माहिर मुआशियात और साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब। जैदी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शब्बर जैदी साहब, ये मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि जी IMF 2 किस्तें एक साथ देगा, और उन्होंने दावा ये किया है कि जी पाकिस्तान दिवालिया होने के खतरे से निकल चुका है। हुकूमत की इस बात में कितनी हकीकत है कि मुल्क दिवालिया होने वाला था, और ये भी जरा बता दें कि कौन जिम्मेदार अगर मुल्क वाकई दिवालिया होने वाला था? पहली बात तो ये है कि ये सारे जो बात कर रहे हैं कि मुल्क दिवालिया होने वाला था, ये उस वक्त सब खामोश थे जब मैंने ये बात 16 दिसंबर 2021 को कही थी, और मैंने कहा था कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, तो ये सारा पाकिस्तान मेरे खिलाफ हो गया था। अब ये सब कह रहे हैं कि दिवालिया होने वाला था और हमने बचा लिया, तो ये बात गलत कह रहे हैं। पाकिस्तान अभी मुश्किलात से बाहर नहीं आया है। हमारी करंट अकाउंट की पोजीशन ठीक नहीं है। अगर हमें IMF का लोन मिल जाता है, उसके बावजूद भी जो हमारी 2023 और 2024 और 25 की आगे जो हमारी डॉलर की करंट अकाउंट की पोजीशन है, अगर उसमें हमने इंपोर्ट का बिल
8 से 10 बिलियन डॉलर कम नहीं किया तो पाकिस्तान के लिए दिवालिया वाली पोजीशन अभी दूर नहीं, अभी हम उस मुश्किल से नहीं निकले। तो ये वजह। अच्छा, दूसरी बात जो अगर आप ये कह रही हैं कि पाकिस्तान को दिवालिया किसने किया, तो उसके लिए मेरा बिल्कुल मुख्तसर जवाब ये है, पाकिस्तान को दिवालिया उन लोगों ने किया जो 1976 से लेकर 2022 तक इस मुल्क में हुक्मरान थे, और उसमें 1992 के बाद जो आए, जो कि बेसिकली PMLN की गवर्नमेंट थी, जिन्होंने पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी अकाउंट का सिस्टम दे के पाकिस्तान के सारे एसेट बाहर भिजवा दिए, वो आज पाकिस्तान के दिवालिया के जिम्मेदार हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट जो 2018 से लेकर 2022 तक थी, वो इस मरहले में किसी तौर पर भी कसूरवार नहीं थी। आप उन्हें ये कह सकते हैं कि उनका जो रिवर्सल का एक्शन था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मगर वो किसी भी पाकिस्तान की जो माशी बदहाली है आज जिम्मेदार नहीं है। ये मैं जो बात कह रहा हूँ, ये मेरा किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन से नहीं कह रहा हूँ। कोई भी आदमी जो बैठ के फॉरेन पाकिस्तान के फॉरेन को जानता है, वो मेरे से इस बारे में बात कर ले। ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये पत्थर पे लकीर है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है जैदी साहब, आवाम बड़ी परेशान है क्योंकि खबर अब ये कि जी पेट्रोल की कीमत दोबारा बढ़ने जा रही है, तो IMF की शराइत को देखते हुए आपके ख्याल में पेट्रोल की कीमत कहाँ तक जाएगी? एक्सपेक्टेड है चलें अभी ये कुछ बढ़ा देंगे, फिर दोबारा बढ़ा देंगे, तो क्या वाकई 300 से ऊपर जाएगा ये अब आने वाले कुछ दिनों में? देखिए फिजा, बात बड़ी सिंपल सी है कि अब हमें ये आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी अवाम को ये बात एक्सेप्ट कर लेनी पड़ेगी कि पेट्रोल की प्राइस वो होगी जो इंटरनेशनल प्राइस होगी, और गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी नहीं देगी, बल्कि उस पर कुछ अमाउंट का टैक्स भी लेगी। ये पाकिस्तान की अब वो हकीकत है जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो अवाम को ये बात पसंद आए या पसंद नहीं आए, ये वो चीज़ है जो अब होनी है। तो अब अवाम को और पाकिस्तान को अपने रहने सहने के तरीके को उस तरीके से चेंज करना पड़ेगा कि पेट्रोल की प्राइसेस वही होंगी जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, और सब्सिडी का हमारे पास अब चॉइस या हमारे पास जगह नहीं है सब्सिडी देने की। अच्छा, जो इसहाक डार साहब की वापसी की खबरें हैं उस पर मैं आपको कमेंट चाहूंगी। देखिए मेरी बात सुने, जो बात ये है कि अगर कोई बंदा कोई इंसान ये समझता है कि 1990 से या 92 से लेकर 2018 तक जिन लोगों की गवर्नमेंट रही, जो आज जिनकी गवर्नमेंट है, अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान की मईशत को उस दौरान में कोई स्टेबिलिटी या कोई चीज मिली है, तो वो उसका जाती व्यू हो सकता है। पाकिस्तान की मईशत को जिस तरह से 1992 से लेकर 2018 तक तबाह किया गया, उसको सही करने में हमें निस्फ सदी लगेगी। तो ये अब शख्सियतों की बात करते हैं। मेरे लिए शख्सियतें इररिलेवेंट हैं, ये इनके बस का काम नहीं है। और उसको मैं क्यों कह रहा हूँ इनके बस का काम नहीं है? चले शब्बर जदी साहब, एक चीज तो इसहाक डार साहब अच्छी कर लेते हैं ना, आपको पता है उसमें बड़े तजर्बाकार हैं, वो जो डॉलर को मसनूई तरीके से सेट रख लेते हैं, वो तो कर लेंगे ना आके। नहीं, देखिए वो जमाने और थे जब उन्होंने डॉलर बाजार में, ये भी आप गलत फहमी दिमाग से निकाल दें, क्योंकि वो इस वक्त था जब उन्होंने पाकिस्तान के रिजर्व इस्तेमाल। ये तो फिर ये नून लीग वाले गलत फहमी दिमाग से निकाल देना कि आप अगर वक्त बदल गया तो फिर नून लीग वाले क्या सोच के उनको बुला रहे हैं। मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुने। उस वक्त आपके पास डॉलर थे जो बाजार में आप डाल के और पाकिस्तान में आप डॉलर को बैलेंस करते थे। अब तो आपके पास डॉलर नहीं है। तो वो ये देखिए, मगर मुझे ये बातें मतलब अच्छी नहीं लगती कि वो आएंगे डॉलर कम कर देंगे, ये आएगा। तो ये कोई मतलब पाकिस्तान की कोई शख्सियतों पर चल रही है पाकिस्तान। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यार एक आदमी आएगा तो डॉलर को बढ़ा देगा, एक आदमी डॉलर को, ये आप लोग क्यों रियलाइज नहीं करते? जो मैंने जब 16 दिसंबर 2021 को कहा था, तो मैं उस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग थी ना जी, और इमरान खान की गवर्नमेंट थी, और मैं इमरान खान का दोस्त हूँ और इमरान खान, तो उस वक्त मैंने कहा था कि पाकिस्तान दिवालिया है। जबकि खान साहब ने मुझे नाराजगी का इजहार किया कि आपने क्यों कहा। तो भाई आप पाकिस्तान की सही हकीकत बताएं ना, कि ये थोड़ी है कि अगर PMLN वाले तो कुछ और बोल रहे हैं, PTI वाले तो कुछ और बोल रहे हैं। हमारा ये फर्ज थोड़ी है, हमें चाहिए कि हम सही बात बोलें, यही हमारा एडवांटेज है। बाकी हमें हमारे में और फिर सियासी लोगों पे क्या फर्क रह जाएगा।
अच्छा शब्बर जैसे साहब, आखिर में मैं जानना चाहूँगी, जो तर्जुमान FBR ने कहा है कि जी मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 6000 अरब रुपए से ज़ायद महसूलात जमा हुई हैं, और इस हवाले से कि जी इमरान खान की हुकूमत के बारे में कहा जाता है कि जी FBR की जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, तो उनकी हुकूमत में सबसे अच्छी रही थी। पहले तो बताइए कि क्या बात वाकई दुरुस्त है, और जो मौजूदा हुकूमत के नए सुपर टैक्स, इस पर आपका क्या तज़किया, से कोई फ़ायदा होगा? देखिए बात सुने, जो ये लास्ट ईयर का कलेक्शन है 6100, ये अच्छा कलेक्शन है और इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ ये जरूर है कि ये टैक्स ये बेहतर इसलिए हो गया कि हमारा रुपी की वैल्यू गिर गई तो हमारी कलेक्शन इंपोर्ट पे बेहतर हो गई, मगर ये एक अच्छी कलेक्शन है और ये उस गवर्नमेंट की अच्छी कारकर्दगी है, तो हम डिनाई नहीं कर सकते। ये जो सुपर टैक्स लगा है मैडम, ये बताएं, ये मुझे समझा दें कि ये क्या लगा है। कोई आपके पास कागज है? किसी पाकिस्तान में किसी बंदे के पास या किसी मेंबर असेंबली के पास कोई कागज है कि क्या लगा है? ये आप कह रही हैं कि लगा है, मेरे हिसाब से लगा ही नहीं है। देखिए जब आपको टैक्स लगता है वो उसको लगता है ना कि जब आप कोई कागज असेंबली में प्रेजेंट करें। ये तो मुझे पाकिस्तान की तारीख का अजीबोगरीब चीज लग रही है कि मैं क्या कमेंट करूं उसके ऊपर कि अभी किसी बंदे के पास, जो मैं जानता हूं, मेरे 2-4 जानने वाले मेंबरान नेशनल असेंबली भी हैं, किसी के पास कोई कागज नहीं है कि ये सुपर टैक्स किस पे लगा है, कितना लगा है, कौन सी इंडस्ट्री पे लगा है, क्यों लगा है, किसी को नहीं पता। तो आप मुझसे कमेंट पूछ रही है, मगर अगर ये कंपनियों पे लगाया है और कंपनी पे लगाने के बाद ये कह रहे हैं कि अमीरों पे लगाया है और गरीबों पे नहीं लगाया, तो ये बात सही नहीं है। ये इस तरह की चीजें सियासी जुमले होते हैं कि अमीरों पे लगाए और गरीबों पे नहीं लगा। कंपनी अमीर गरीब नहीं होती है, अमीर गरीब आदमी होता है। तो ये कहना कि लीवर ब्रदर बहुत अमीर है या ICI बहुत अमीर है या ग्लैक्सो बहुत अमीर है, ये गलत बात है कि अमीर गरीब दुनिया में कहीं पे भी कंपनी का टैक्सेशन जो होता है वो अच्छा टैक्सेशन नहीं समझा जाता। अमेरिका में जो इंडिविजुअल टैक्सेशन है वो कंपनी टैक्सेशन से ज्यादा है। टैक्सेशन का प्रिंसिपल ये है कि आप अमीर आदमी को टैक्स करो, अमीर कंपनी को टैक्स करना। जो आदमी अमीर कंपनी को टैक्स करके ये कहे कि ये अमीरों पर टैक्स लगा है, मेरा अपना ख्याल है जो दुनिया के टैक्स लॉ को समझता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं कि टैक्स का सिस्टम होता क्या है। ठीक है शब्बर ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।